कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी का पीडीए का फार्मूला ठीक ठाक चल रहा था और सबसे बड़ी बात वो उस रास्ते पर अकेले प्लेयर थे। कोई कंपटीशन नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था। पीडीए की बात होती थी तो अब समझ में आता था भाई समाजवादी पार्टी का मसला है। राज्यसभा का चुनाव आया, उसमें थोड़ा सा तनाव पैदा हुआ अपना दल और सपा के बीच में, और उसके बाद लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर अलगाव हो गया और उस अलगाव ने उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक मुफीद रास्ता खोल दिया। ओवैसी साहब ने एक दौर में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी अलायंस किया था, लेकिन राजभर तो फिर राजभर थे, वो तो ओवैसी से भी ज्यादा होशियार थे, तो वो फिर बीच रास्ते में ओवैसी को छोड़ के निकल लिए थे। और अब ओवैसी ने ये दांव खेला है अपना दल कमेरावादी के साथ, और दोनों के, ओवैसी और पल्लवी पटेल, दोनों का संघर्ष अखिलेश यादव के साथ व्यक्तिगत। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि हम सपा को कमजोर कर पाए। अभी वो जीतने की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा न वो मानते होंगे न कोई उनका विरोधी मानेगा। अभी मुझे लगता है वो जैसा कांशीराम जी कहा करते थे कि भाई एक दो चुनाव तो हराने के लिए लड़ जाते हैं। तो क्या ये जो पीडीएम बना, पीडीए के जवाब में, ये हराने के लिए बना है? और अगर ये हराने के लिए बना है तो स्वाभाविक है कि इसका एंड बेनिफिशियरी बाय डिफॉल्ट बीजेपी हो जाएगी। आप सपा से अकाउंट सेटल करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट पॉलिटिकल लाभ भाजपा को ही मिलेगा। ये स्थिति पैदा हो गई और इस स्थिति से समाजवादी पार्टी में दबाव है। एक तो भाजपा वैसे ही चढ़ाव पर, ऊपर से ये और नया पीडीएम खुल गया पीडीए के जवाब में, तो सपा दबाव में लग रही है। उसका एक उदाहरण देखिए कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद जब ओवैसी वहां बड़ा फाटक होके आए, मातम पुरसी करके आए, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने तत्काल प्रभाव से डैमेज कंट्रोल करते हुए धर्मेंद्र यादव को भेजा मुख्तार के घर, और मुख्तार की मौत हुई थी शनिवार को मेरे ख्याल से, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। आज जाके अखिलेश यादव ने उस पर सीधी लाइन ली है। क्या यह भी दबाव ओवैसी की सक्रियता का है और ओवैसी और पल्लवी के अलायंस का है? आज अखिलेश यादव ने जरूर ये सीधे कह दिया कि लोगों को भरोसा नहीं है, लोग मान रहे हैं कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया, सरकारी अभिरक्षा में मुख्तार मारा गया। इतनी सीधी लाइन ये पहले दिन नहीं ली थी अखिलेश यादव ने लाइन, दूसरे दिन भी नहीं ली, तीसरे दिन भी नहीं ली, अब ली। क्या उनको लग रहा है कि थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा इस पीडीए से निपटने के लिए? चूंकि अखिलेश यादव पीडीए में कई चीजें एक साथ बांधकर चल रहे थे, इधर वालों ने सीधा कर दिया। पीडी तो दोनों में कॉमन है, अखिलेश जी के यहां भी इनके यहां भी। ए और एम की लड़ाई में इनने एम डाल दिया सीधे, कहा एम मतलब मुसलमान, राई रत्ती संदेह नहीं, कोई पर्देदारी नहीं। तो जब इतनी खुली बात हो जाए तो सपा के लिए फिर थोड़ा कड़ी लाइन तो लेनी होगी। अब कड़ी लाइन लेने के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं। अखिलेश यादव अगर मुख्तार अंसारी के पक्ष में खड़े हो गए खुल के, तो इसकी प्रतिक्रिया भी होगी, ये भी जान लीजिए।
वो प्रतिक्रिया भाजपा को फिर लाभ पहुंचाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित अगड़े, ये सब हमारे साथ। ये क्या था ना, वो पीडीए जो अंग्रेजी में था, ओनली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, खत्म। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। पीडीए सपा मुखिया अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का ये वो प्रयोग है जिसे 2024 के चुनाव का बड़ा दांव माना जा रहा है। लेकिन इसी पीडीए की बिसात पर अब पीडीएम के नाम का भी एक मंच सज गया है और इस मंच पर साथ आए हैं एआईएमआईएम वाले ओवैसी और सपा की पूर्व सहयोगी अपना दल कमीरावादी वाली पल्लवी पटेल। यानी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में नया गठबंधन बना है। और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावना को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो सामाजिक समुदाय हैं जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और जिस प्रकार से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है। दरअसल अपने पीडीए की परिभाषा में अखिलेश यादव ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को शामिल किया था। फिर कई मंच पर वो ए का मतलब कभी आधी आबादी तो कभी अगड़े और कभी ऑल बताते रहे हैं। पल्लवी पटेल इस परिभाषा से नाराज भी दिखी। वहीं अब इनके पीडीएम में एम का सीधा मतलब मुस्लिम है, यानी पल्लवी और ओवैसी का सीधा टारगेट अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट भी है। ये क्या था ना, वो पीडीए जो अंग्रेजी में था, ओनली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, खत्म। ग्राउंड पे कुछ नहीं था, ना एक अंदरूनी को कमिटमेंट था, ना उसको अमली जामेनामा पहना उसका मकसद था। ये जो बनाया गया है ये हकीकी मानों में सामाजिक न्याय के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम होगा। उत्तर प्रदेश की तारीख में एक बड़ा इनकलाबी कदम होगा और इससे आप देखेंगे कि सिर्फ ये पार्लियामेंट के चुनाव को सामने रखकर नहीं बनाया गया है, इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट चुनाव में भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा और आने वाले विधानसभा तक हम लोग हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा और वो जो दूसरे दो पार्टी उनके साथ काम करेंगे। ओवैसी तो रामपुर और मुरादाबाद की सीटों पर हुए सपाई महासंग्राम को भी मुद्दा बनाते दिख रहे हैं। मीडिया के माइक और हर मंच पर वो मुरादाबाद की टिकट का जिक्र जरूर करते हैं। कहे का MY खाली वाई फैक्टर काम करता है वहाँ पर, नहीं कहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, M कहाँ पर, वहाँ A to Z अलायंस कहाँ है वहाँ पर? वो तो सिर्फ वाई की वाही में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता। मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। भाई आपकी ही पार्टी का लोकसभा का मेंबर है, आपकी लोकसभा का लीडर है और आप बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी। दो लोगों को बी फॉर्म देते हैं और आखिर खत में उनको बोलते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। अब जातियों की जिन जमात के जरिए अखिलेश यादव अपनी जीत की जुगत में जुटे थे, उसी फॉर्मूले पर पीडीएम बन गया। पल्लवी पटेल ने तो यहाँ तक कहा कि 2017 में सपा के 47 विधायक जीते थे और 2022 में हम सब के सपा से जुड़ने पर 47 से 111 पहुंचे और सपा समझ रही है कि अकेले उनको ही 34% वोट मिले। इस आरोप पर सपाई खेमे से भी पलटवार हुआ है। उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया
तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था। वहीं सपा में कई सीटों पर बार बार बदले जा रहे टिकट भी सियासी बिसात पर मुद्दा बन रहे हैं। सोमवार की शाम फिर से मेरठ का टिकट बदल दिया गया। अब बीजेपी का तंज है कि समाजवादी नहीं, संशोधित पार्टी है सपा। अखिलेश यादव जी जिसका टिकट घोषित करते हैं 2 दिन बाद बदल देते हैं। अब ये टिकटों का बदलाव उनकी हताशा है, घबराहट है, या इसके पीछे कोई सोची समझी नई रणनीति है, यह अखिलेश यादव जी बेहतर जाने। क्योंकि इनके बाप की पार्टी जो ठहरी, किसी से पूछना तो है नहीं, ना परामर्श करना है, जो मन में आए वो निर्णय ले लेना है। लेकिन ये निर्णय समाजवादी पार्टी को संशोधित पार्टी बना रही है और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके रखेंगे। बहरहाल 2024 के चुनाव की बिसात पर सपा में घमासान थमा भी नहीं कि अब सहयोगी दल भी विरोध में आ खड़े हुए हैं। पीडीए के सामने अब पीडीएम के पोस्टर पर सवाल यही है कि क्या पीडीएम करेगा अखिलेश का नुकसान। सवाल ये भी है कि क्या ओवैसी भी कर पाएंगे सेंधमारी। सवाल तमाम है और एक सवाल सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो ये कि क्या ये बिखराव कि पीडीए से पीडीएम पैदा हो, ये बिखराव रोका जा सकता था? और अगर रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रोका गया? क्या समाजवादी पार्टी रणनीतिक तौर पर कोई चूक कर गई? ये एक बड़ा प्रश्न है। मेहमानों से आपका परिचय करा दे। डॉक्टर ऋचा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि हमारे साथ है। ऋचा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। गगन यादव अपना दल के महासचिव, गगन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुशील पांडे चुनाव विश्लेषक, सुशील जी का बहुत बहुत स्वागत। सुशील जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। ये पीडीए जब चल रहा था तो इस पीडीए के रोड पर सपा अकेली थी, अनचैलेंज्ड। ये मुद्दा, इसका तासीर कितना है मैं इस पर बहस में नहीं पड़ता, लेकिन इस मुद्दे की राजनीतिक तौर पर बारिश केवल सपा थी। अब इसी में से एक उपशाखा निकल आई पीडीएम, उससे ज्यादा धारदार। चूंकि अखिलेश जी ने तो एक को गोलमोल रखा था कि भाई जहां जैसा मिले वो उसको समझा दो कि नहीं तुम्हारा ही है का मतलब। आदिवासी मिले, सोनभद्र जाओ तो कहो आदिवासी, और महिलाओं के सम्मेलन में जाओ तो कहो आधी आबादी, और अलीगढ़ जाओ तो बोल दो मुस्लिम। अब ये लोग तो सीधे सपाट ले आए, एम फॉर मुस्लिम, न दाएं न बाएं। क्या अंतर देख रहे हैं? इससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? कुछ ओवैसी प्लस पल्लवी पटेल। अमिताभ जी देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा है कि जैसे ही कोई चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें हृदय परिवर्तन, लोकतंत्र खतरे में और जनता की मांग, ये सब तमाम बातें सामने आने लगती हैं। लेकिन अमिताभ जी यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जब लोकतंत्र की बात होती है तो इसको राजनीतिक दल वोटों को क्यों ऐसा मानते हैं कि सारे वोट उनके लिए एक फसल की तरह है कि चुनाव के समय वो सभी सक्रिय होते हैं, नए नए गठबंधन बनने शुरू हो जाते हैं और नई नई विचारधाराएं सामने आती हैं और वो यह दावा करने लगते हैं कि वे सभी मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, पिछड़ों के प्रतिनिधि हैं, अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रतिनिधि हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम समाज करीब 19% आबादी है मुस्लिम समाज की, और अगर देखें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन इतना ज्यादा है, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे देखें, चाहे शिक्षा के मुद्दे देखें, कभी भी किसी दल ने इस पर महत्वपूर्ण पहल नहीं किया। नहीं सुशील जी, ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। मेरा भी स्पेसिफिक विषय थोड़ा सीमित है, ये उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे। मेरा सीधा सवाल है जी, मेरा सीधा प्रश्न कि क्या अखिलेश जी जो पीडीए का मुद्दा लेके चल रहे थे, उससे एक नई ब्रांच पैदा हो गई पीडीएम, उसका क्या असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर, भाजपा पर, ओवरऑल चुनाव पर? मैं उस पर एक टिप्पणी चाह रहा था।
जी अमिताभ जी, अगर थोड़ा प्रभावी होता है गठबंधन, अभी देखना होगा, चूंकि पिछले चुनाव में भी ओवैसी जी उतना प्रभावशाली नहीं रहे, और चूंकि अभी नई नई राजनीतिक पार्टी आई है और उन्होंने सपा के साथ भी पल्लवी जी ने चुनाव लड़ा है, तो अभी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संगठनात्मक रूप से ये कितना बेहतर कर पाएंगे, वैचारिक रूप से इनके मुद्दे जनता के बीच कितना महत्वपूर्ण हो पाएंगे और कितना इसको जन समर्थन मिलेगा। तो अमिताभ जी, मुझे अभी इस पर पूरा भरोसा नहीं है कि ये ऐसा गठबंधन बना करके चुनाव के मौके पर और एक महत्वपूर्ण परिणाम दे पाएंगे। इस पर अभी पूरी तरह से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा गंभीर परिणाम। ठीक है सुशील जी, जी ठीक ठीक ठीक। कुछ गठबंधन वैचारिकी, विचारधारा, सांख्यिकी, बड़े परिणाम, इन सब के लिए नहीं बनते। अकादमिक लोग असल में उनकी धारा दूसरी होती है। सुशील जी अकादमिक हैं और मेरा अकादमिक से कोई लेन देन है। मैं तो 24 घंटे सोते जगते प्रैक्टिकलिटी पर भरोसा रखता हूं कि जमीन पर क्या घट रहा है, किताब में क्या लिखा कौन जाने। और जो वोट दे रहा है, जो सरकार बनाता, वो तो किताब नहीं पढ़ता। सिर्फ मैं समझना जितना चाह रहा हूं कि एक सीट पर, स्पष्ट कर दूं नहीं तो फिर भटकाव ना आ जाए, फिर सबके आपको लोग बता। एक सीट पर मान लीजिए अशोक यादव जी की पार्टी 20,000 वोट से आगे है अभी, हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, भाजपा वाले नाराज ना हो, और उस सीट पर 8,000 वोट पल्लवी पटेल का जो आधार है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, और 12-14 हजार वोट मान लीजिए ओवैसी का, क्योंकि ओवैसी भी जहां जाते हैं वहां करंट तो पैदा करते ही हैं, वाणी के का आधार है उनके पास बड़ा, और अखिलेश यादव को घेरते। तो जो 22,000 वोट होगा वो समाजवादी पार्टी के हराने भर के लिए पर्याप्त हो जाएगा। उन्हें कौन सा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए गठबंधन बनाया उन्होंने? सुशील जी, ऐसी गलतफहमी ओवैसी और पल्लवी पटेल को भी नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में 65 सीटें जीतेंगे। ना जी, वो एक भी नहीं जीते फिर भी अशोक यादव के लिए संकट पैदा कर देंगे। चुनाव पर ये खेल बड़ा विचित्र होता है। खैर, गगन यादव जी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुबह में कह रहा था कि भाई बेहतर स्थिति ये होती कि रिश्ता बना रहता, अखिलेश जी की तरफ से भी कोशिश होती, थोड़ा इधर से भी तो ठीक होता, लेकिन अगर अब तो रास्ता ही अलग अलग हो गया। आपने बिल्कुल डायरेक्ट ले आए, बोले ना पर्देदारी नहीं, एम फॉर मुस्लिम। क्या लग रहा है ये फार्मूला कुछ समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए सीधे डायरेक्ट एम कर दिया और ओवैसी जी की फोटो डबल एम हो गया। एम तो एम पहले से था, ऊपर से ओवैसी नहीं। आदरणीय अमिताभ जी, देखिए आपने पहले ही कहा कि रिश्ता बना रहता तो क्या बुराई थी, और इस संदर्भ में वर्ष 2000 के विगत विधानसभा चुनाव में काफी प्रयास करके हम लोगों ने श्री अखिलेश यादव जी को 47 से 111 पे पहुंचाने का काम किया, जिसमें डॉक्टर पल्लवी पटेल, संजय चौहान, ओम प्रकाश जयंत और केशव देव जी का काफी योगदान था। इसके बावजूद श्री अखिलेश यादव जी के व्यवहारगत जो कमियां हैं, मैं कोट करना चाहता हूं, जो व्यवहारगत कमियां हैं, जो चाटुकार और सलाहकार उनके अगल बगल है, जो नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति आगे बढ़े, वही श्री अखिलेश यादव जी को कंफ्यूज कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो यम के सवाल को आपने कोट किया और जानना चाहते हैं अपना दल कमेरावादी इस पे क्या सोचता है, डॉक्टर पल्लवी पटेल इस पे क्या सोचती है, ये बहुत ही गंभीर विषय उत्तर प्रदेश का है। मुस्लिम होने के नाते न्यायिक अभिरक्षा में किसी को गोली मार दी जाती है, मुस्लिम होने के कारण किसी को धीरे धीरे जेल में मार दिया जाता है, और पूरे मुसलमान समाज का 95% वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। हम सारे लोग उसमें ताकत लगाते हैं। इसके बावजूद यदि मुस्लिम का म भी बोलने में परहेज है तो जरूर
ये जिम्मेदारी डॉक्टर पल्लवी पटेल की है, क्योंकि वो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में मुद्दे और संघर्ष की सबसे बड़ी नेता है। उनका ये कर्तव्य है कि वो विकल्प दें और ये बताएं कि हम एक को लेके कंफ्यूज नहीं हैं, एक को लेके अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी को भी किसी सामाजिक समुदाय का होने के नाते उत्पीड़न, दमन, अन्याय किया जाएगा तो पीडीएम न्याय मोर्चा बनाकर हम आपने कहा हम जीतने के लिए नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश की जनता में करंट गया है और ये हमने एक नया राजनीतिक विकल्प दिया है। अंतिम चरण आते आते हम जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक भाई, देखो हमारी शुभकामनाएं सबको है, सब लोग जीतो, लेकिन 800 सीटें तो है नहीं, 80 है। मैं जो बोलता हूं वो अपनी समझ से बोलता हूं। आप सबको शुभकामनाएं, चुनाव लड़ने आए हो, पार्टी बनाई तो जीतने के लिए बनाई होगी, मेरी समझ ऐसी है। ठीक, मैं पल्लवी पटेल से राजनीति थोड़ी नहीं समझा, मैं सोनेलाल के साथ बैठा, मैं काशीराम के साथ बैठा। ये ओम प्रकाश राजभर और सोनेलाल पटेल, ये दोनों काशीराम का ही क्रिएशन है। तो हमको थोड़ी सी जमीनी चीजें समझ आती हैं और मैं उन्हीं पर फोकस करता हूं। अशोक यादव जी, भाई देखो बाकी सब तो राम कहानी, लेकिन इतना है, आप जो पर्देदारी कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि उधर प्रक्रिया में सारा वोट फिर ध्रुवीकृत हो जाए और फिर हमारा मामला गड़बड़ा जाए, तो आप कह रहे थे भाई फिर वो नहीं आता है खट्टा मीठा नमकीन, खट्टा भी है मीठा भी है क्या, तो आपने कहा चलो ऐसा कर ले। अब इन लोगों ने आपको उस पड़ाव पर ला खड़ा कर दिया, ओवैसी और पल्लवी ने, कि या तो खट्टा या मीठा, खट्टा मीठा नहीं चलेगा। इसका जो मैं कह रहा हूं उसका जस्टिफिकेशन दे दूं ताकि बात खंडित ना हो। आज अभी से ये 2 घंटे पीछे अखिलेश जी ने वो लाइन ली जिस लाइन को लेने से वो 3 दिन से परहेज कर रहे थे। क्या उन्होंने कहा कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया और सरकारी हिफाजत में मारा गया। क्या मैं मानता हूं ये ओवैसी इफेक्ट है, ये ओवैसी एंड पल्लवी ज्वाइंट वेंचर का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है कि अखिलेश जी को लगा कि अब अगर लाइन सीधी नहीं ली गुरु तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आजमगढ़ में आदमी पूछेगा कि भैया सीधे तो बोलो, वो तो आए थे सीधे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जिस दिन साहब का इंतकाल हुआ उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से इस बात को बताया। नहीं अशोक जी, एक मिनट ना ये गलत हो जाएगा। उस दिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ट्वीट में मुख्तार का मान नहीं था। हम पढ़ते हैं महाराज, मेरी स्मृति ठीक है। आज दाएं बाएं नहीं, आज उन्होंने सीधे कहा मुख्तार अंसारी, बस बल्दियत नहीं बताई, वरना मुख्तार अंसारी बोला। उस दिन ऐसा कुछ नहीं बोला था जी। चलिए ठीक है, शब्द नहीं वो थे, लेकिन मतलब उसके वही थे जो आज शब्दों में परिलक्षित हुआ, वही चीज उन्होंने बोला था उस दिन भी, शब्द लेकिन डिफरेंट जो आप कह रहे हैं। रह गई बात जो हमारे अपना दल कैमरावादी साथी बैठे हुए हैं, मैं तो इतना इन लोगों से का एहसानमंद समाजवादी पार्टी है कि 4 बार सत्ता मतलब समाजवादी पार्टी को मिली और अपना दल कैमरावादी और ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से हम लोग 4 बार सत्ता में थे उत्तर प्रदेश के। तो इनका एहसान तो बहुत है, इनका एहसान को भुलाया नहीं जा सकता समाजवादी पार्टी के द्वारा। और दूसरी बात अमिताभ जी, देखिए बहन पल्लवी पटेल जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिराथू जैसी वीवीआईपी विधानसभा सीट से अपना पूरा संसाधन झोंक करके चुनाव जितवाया, तब जाके उनकी पहचान बनी, कि स्टेब्लिशमेंट उनका हुआ, उनका नाम प्रदेश में आया कि हाँ ये पल्लवी पटेल जी भी कोई नेता हैं। तो उसके पहले कौन जानता था उनको? और आपने देखा होगा मीटिंग्स में राजमाता का दर्जा दिया गया उनके माता जी को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सेंट्रल चेयर जिसको वो बैठते उस चेयर पे उनको बैठाया। और यहाँ तो महामहिम राष्ट्रपति को खड़ा करा के बगल में मोदी जी बैठ के ताली बजा रहे हैं। तो ये देखिए ये सब चीजें हैं। समाजवादी लोग हमेशा पिछड़ों समाज को, दलित समाज को, सबको सम्मान देने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन देखिए स्थिति क्या है अशोक भाई, अभी पिछड़े का मसला ज्यादा नहीं, अभी एम का खेल ज्यादा कर रहा है। जहां से आप हो वहां पिछड़े छोड़ो, वहां तो एम को साथ दो भैया जी। जी 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 देखिए अमिताभ जी मैं आपको बता दूं, देखिए जो पीडीए के समानांतर जो पीडीएम का जो नारा दिया गया है,
एक चाइना माल का नाम समझे, चाइना जो होता है बाजार में फुलझड़ी वगैरह चाइना वाली बिकती है, तो उसमें पीडीएम मतलब पूरा डुप्लीकेट मटेरियल, पूरा डुप्लीकेट मटेरियल। इसमें सिर्फ कॉपी है, कॉपी पेस्ट होता है ना, वहां से कॉपी करके हम अपना कॉपी बना लें। तो चूंकि इसमें कॉपीराइट तो होता नहीं है, तो उन्होंने कॉपी करके कर लिया। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास है कि इस देश में अग्निवीर बनाने वाले लोग कौन हैं, इस प्रदेश में पेपर लीक कराने वाले लोग कौन हैं, इस देश के किसानों के ऊपर थार चढ़ाने वाले लोग कौन हैं, और उनका अदृश्य शक्ति के रूप में सहयोग देने वाले लोग कौन हैं। आज उस अदृश्य शक्ति के रूप में हमारी बहन पल्लवी पटेल और असदुद्दीन साहब को सभी लोग जानते हैं। तो उस पेपर लीक वालों के साथ ये लोग खड़े हैं, ये अग्निवीर वालों के साथ ये लोग खड़े हैं। ठीक, अशोक भाई अब रुकना होगा, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह को भी लिया, अब अशोक भाई अब रुकना होगा। भैया ये सारी बातें थ्योरी की हैं, मैं तो एक बात जानता हूं भाई, पल्लवी पटेल और ओवैसी मिलके आदमी को लड़ाएंगे इलाहाबाद से लेके बनारस तक, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको 0 वोट आए। लिख लो 1000 आए चाहे 50,000 आए, इस बहस में मैंने अभी पढ़ना चाहता, और जितना आएगा वो अखिलेश यादव का ही कम होगा। सरल भाषा में समझ लो, हिंदी में, इसमें कोई रॉकेट साइंस होने बता रहा हूं, ये नहीं अलग हुए होते, आपका होता। और जो लोग ये कहते हैं ओवैसी का कुछ नहीं, यार ऐसा भी मत कहो। अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था अशोक बाबू, 90 से 100 के बीच में पार्षद जीते ओवैसी के, इसी उत्तर प्रदेश में 5-6 जगह टाउन एरिया और पंचायत और वो क्या वो होता नगर पालिका के में उनके अध्यक्ष बने। कैसे मान ले कुछ नहीं, हराने भर के लिए तो इतना ही मसाला बहुत होता है। नहीं, वो कहां कह रहे हम परमाणु बम है, वो तो कह रहे सुतली बम है, भगदड़ तो कर ही देंगे ना, सुतली बम भी भगदड़ तो कर ही देता है ना सुशील जी। तो कुछ कॉम्बिनेशन सुतली बम होते, वो परमाणु बम नहीं कह रहे। आप देखो, खैर डॉक्टर ऋचा सिंह है आज हमारे साथ, ये भी एक संयोग है ईश्वर का, क्योंकि कौन बैठे कौन न बैठे इसमें मैं कभी वो नहीं करता। जो हमारे सहयोगी कह देते कि आज ये लोग हैं, मैं कहता हूं स्वागत है। अब ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी में एक लंबा समय उन्होंने दिया, संघर्ष किया, और समाजवादी पार्टी के जो नई पीढ़ी थी उसमें एक चमकदार चेहरा थी ऋचा, संघर्षशील। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से चुनाव जीता, फिर वो परिस्थितियां हुई, ऋचा अलग हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी में आई। तो मुझे लगता है कि ऋचा को समाजवादी पार्टी और उस सेटअप के बारे में, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी के बारे में भाजपा के अन्य प्रवक्ताओं से बेहतर जानकारी होगी। ऋचा सिंह, आपसे मेरा प्रश्न ये कि 2 बातें जो मैं देख रहा हूं, 2 थीसिस, और सुशील जी आप भी समझिएगा। एक जी, ओवैसी चाहेंगे, ये मेरी समझ कहती है, ओवैसी चाहेंगे कि हम एम फैक्टर को इतना वोकल और इतना हार्ड लाइनर कर दें कि अखिलेश यादव को मजबूरी में उस लाइन को टो करना पड़े, उस पर आना पड़े, और जैसे ही अखिलेश यादव उस पर आएंगे वैसे ही क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी, बीजेपी के पक्ष में भी गोलबंदी होगी उतनी बड़ी, क्योंकि 17 को रामनवमी है और 19 को वोट है, और उस वक्त आप मुख्तार अंसारी का भी झंडा लेके चलोगे, तो ओवैसी का नुकसान नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा हो सकता है एक, और उसका बाय डिफॉल्ट लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर ये पीडीएम नहीं बनता तो इस पीडीएम के नाम पर जो नेता हैं, उनके जो भी फॉलोअर हैं या जो जातियों का समीकरण है, वो सब अखिलेश यादव के पक्ष में जाता, उनके अकाउंट में, उनकी पार्टी। अब जितना जो कुछ कटेगा वो भाजपा को प्लस करेगा। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष की जो स्थिति है और समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, वो खंडों में खंडित हो चुकी है, और जिस तरीके के गठबंधन के सहारे अखिलेश यादव जी हर चुनाव के पहले जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, वो लगातार 2017 से हम देख सकते हैं कि फेल कर रहा है।
2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, 2022 में आरएलडी, सुभाषपा, पल्लवी पटेल जी, इन सबके साथ सपा का गठबंधन हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ आदरपूर्वक कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वैचारिक स्तर पर कोई गठबंधन नहीं करते, कि स्वार्थों की पूर्ति का गठबंधन है, और दूसरा विशेष रूप से एक धर्म विशेष के वोटों की ध्रुवीकरण का गठबंधन है। ये धर्म विशेष के वोटों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके के गठबंधन बनते हैं। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसका जनहितों से कोई सरोकार नहीं है, इसका देश हित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। केवल अपना अपना हित साधना है, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए। वो मैं कहती हूँ ना कि ये चुनाव है परिवार बचाओ बनाम देश बचाओ, लेकिन अखिलेश जी और कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक धर्म विशेष के वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए गठबंधन करते हैं। ये 5 साल बाद नहीं निकलते हैं, लेकिन गठबंधन के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। और उसका परिणाम आज अमिताभ सर ये हो गया है कि जनता के बीच में ही नहीं, ये अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में भी विश्वास खो चुके। आप देखिए ना कि किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव का नामांकन हो गया, और उसमें अंतिम दिन तक माननीय अखिलेश यादव जी ये नहीं तय कर पाए कि प्रत्याशी कौन होगा। एक एक स्थान पर 2-2 प्रत्याशी दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद कोई व्यवस्था नहीं है चुनाव आयोग की, वरना ये अंतिम चुनाव की वोटिंग तक अपने प्रत्याशियों को बदलते रहते। तो जनता जान चुकी है कि ये गठबंधन वैचारिक गठबंधन नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता से घबरा कर किया गया गठबंधन है, और ये केवल एक धर्म विशेष के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया गठबंधन है। और जनता जान चुकी है, जनता का इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ बहुत मजबूती के साथ इस बात को, कि विपक्ष जानता है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, कि ये 80 में से 1 भी सीटें नहीं जीतने जा रहे। ये आपस के वोट बैंक को बचाने के लिए केवल गठबंधन कर रहे हैं या रोज गठबंधन तोड़ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई फाइट ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हमने किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं की, हमने किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं की। जी अशोक बाबू, एक अंतर मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूं इन दोनों नेताओं को। एक बात और अंतर देखा, और इसकी वजह यह है कि ओवैसी चाहते हैं, सुशील जी यही सवाल आपसे भी लूंगा बाद में, ओवैसी चाहते हैं कि प्रो मुस्लिम एग्रेसिव टोन मैं सेट कर दूं यूपी में, ताकि अखिलेश यादव को मजबूरी में उस टोन के साथ चलना हो। ठीक, आज उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम लिया और कहा उसको जेल में जहर दिया गया, अखिलेश यादव ने। आज उन्होंने इरफान सोलंकी का नाम लिया, कहा इरफान सोलंकी के साथ जाती हो रही है। आज उन्होंने कहा आदरणीय आजम खान साहब के साथ जाती हो रही है। यानी जितने भी नाम मुस्लिम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं सेंटिमेंट को, आज उनने सब इकट्ठे उछाल दिए। क्या बोले, आओ भाई ओवैसी अब कर लो 2-2 हाथ। अशोक जी, अब ओवैसी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी, ये भी ध्यान है ना। आजमगढ़ में, बलिया में, गाजीपुर में, देवरिया में, पडरौना में, कुशीनगर में नहीं, क्योंकि केवल एम तो वोट करेगा नहीं। भुसमें दे के आग जमा लो दूर, वही ओवैसी की सेहत में क्या फर्क है। लेकिन आप ओवैसी को फॉलो करेंगे तो संकट में नहीं फंस जाएंगे अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, ओवैसी साहब को 5 साल तक उत्तर प्रदेश के हमारे माइनॉरिटी समाज की याद नहीं आती है। चुनाव से ठीक 10 दिन पहले बड़ी चिंतित हो जाते हैं। अब देखिए सब समाज जागरूक हो गया। अमिताभ भाई, अभी आपने कहा टोन, देखिए टोन तो जनता की बदल चुकी है। अब जनता जान रही है कि उसको इस उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो इस सत्ता के अंदर जिस तरह से माफिया गैंग के माध्यम से अपने राजनीतिक का काम किया जा रहा है, ये जनता का टोन है कि इस माफिया गैंग सरकार को हटाने का टोन है जनता का।
जनता का टोन है इस देश के युवाओं की कमर तोड़ने वाली पेपर लीक के माध्यम से, अग्निवीर के माध्यम से और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के माध्यम से जनता इस सरकार को बदलने के टोन में आ गई है और उसके मोड में भी आ गई है, मैं बता दूं आपको। और जनता इस मोड में भी आ गई है। इस देश में वसूली गैंग चलाने वालों को भी सत्ता से बाहर करना है। और तीसरी चीज, मोदी की गारंटी। भाइयों या बहनों, मोदी गारंटी देता है भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने। अरे भैया, मुख्यमंत्री बना दिए डिप्टी सीएम अजीत पवार को। गृह मंत्री जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, मोदी गारंटी की हवा निकाल दिया खुद मोदी साहब ने। अमिताभ जी, खुद मोदी साहब ने हवा निकाल दिया है। आज अगर मोदी गारंटी की बात होती है तो लोग हंसते हैं, मीम बनाते हैं, चुटकुला उठाते हैं। अभी रुकिए, आज ये विषय नहीं था, इस पर तो रोज चर्चा कर ही रहे हैं कि किसकी गारंटी भारी। मैंने तो एक विषय ये किया था, किसकी गारंटी में ज्यादा दम। खैर, आज विषय नहीं, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। सुशील जी, आप भी थोड़ा एकेडमिक टोन से बाहर आइए। मेरा मसला जो मैं अशोक यादव से पूछ रहा था वो दूसरी तरफ चले गए, चूंकि वो कंफर्ट जोन है, हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार एंड ऑल। मैं पूछ रहा हूं कि जब ओवैसी सराय मीर में खड़े होकर ये कहेंगे कि सपा में मुसलमान दरी बिछाने भर के लिए है, बाकी एम बाई नहीं चलता, केवल बाई है, और फिर वो मुरादाबाद का उदाहरण रख देंगे सामने कि जहां 52% मुसलमान, वहां मुसलमान का टिकट काट के और रुचि वीरा को लड़ाया जा रहा है क्या? तब ये अजीत पवार से तो काउंटर होगा नहीं ना, अग्निवीर से काउंटर होगा सराय मीर में क्या? अशोक जी, आप ही के इलाके की बात कर रहे हो। वहां जो लड़का सर पे टोपी लगाया होगा वो तो कहेगा ओवैसी साहब जिंदाबाद। नहीं, इसका काउंटर कहां से आएगा? अब सुशील जी क्या लग रहा है? अमिताभ जी, देखिए, यहाँ पर निश्चित रूप से इसका संदेश बड़ा है। संदेश ये बड़ा है कि जब INDIA गठबंधन बना और ये माना गया कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से गठबंधन टूटने लगे हैं और उसमें भी अलग अलग धाराएं निकल के सामने आ रही हैं। तो अमिताभ जी, इसका मैसेज पहला जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अब विपक्ष में वह धार नहीं रही और विपक्ष उस तरीके से नहीं लड़ पा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अमिताभ जी इसमें प्रश्न है कि जैसे ही मुस्लिम वोटों को लेकर के इन दलों के बीच नई नई चर्चाएं शुरू होगी, नए नए मुद्दे आएंगे और इसको भावनात्मक स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा कुछ मुद्दों को लेकर के, तो उसका परिणाम होगा कि मुस्लिम वोट निश्चित रूप से बटेगा और जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जैसे मुरादाबाद है, पश्चिम की कई सीटें हैं, ऐसी रामपुर है, इधर आजमगढ़ है, तो वहां पर निश्चित रूप से परिणाम दिखेगा। और ऐसी सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई है, तो सीधी लड़ाई में निश्चित रूप से उन दलों का नुकसान होगा जो मुस्लिम वोटों से फायदा चाहते हैं या मुस्लिम वोटों पर अपना एकाधिकार रखने का प्रयास करते हैं। तो अमिताभ जी, संदेश भी बड़ा है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, विपक्ष उस धार के साथ अब शायद भारतीय जनता पार्टी से न लड़ पाए, क्योंकि अब ये आपस में ही टकराने से इसका रिजल्ट ये दिख रहा है कि कई ऐसे मुद्दे जो महत्वपूर्ण हो सकते थे चुनाव में, वो सामने नहीं आ पाएंगे और बार बार ऐसे भावनात्मक अपील सामने आएगी और क्योंकि जनता भी उस पर काफी रिएक्शन करती है। जी भैया, मेरा अपना तो तजुर्बा ये कहता है, गगन यादव जी, मुस्लिम लीडर्स जब भी इलेक्शन के मोड में गए या मुस्लिम डोमिनेंस वाले दल जो हैं, जिनको ये था कि हम माइनॉरिटी के खैरख्वाह हैं, उन्होंने कभी पानी, बिजली, सड़क, नौकरी चाकरी, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए, इस पर थोड़ी वोट होता है। बरेली में, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, रामपुर में कब इस पर वोट हुआ? बताओ हमको। वोट उसी पर होता है जिस लाइन लेंथ को ओवैसी इस वक्त कर रहे हैं। ओवैसी के पहले के भी लोग थे इस देश, इस धराधाम पे, और भी महान लोग थे। ओवैसी तो अभी नए आए हैं, इनके अब्बा ही थे, फिर आजम खान साहब रहे, जियाउर रहमान अंसारी थे। ये अग्निवीर और कौन कौन वीर की बात मैंने कभी नहीं सुनी प्रचार में। आज भी मुद्दा तो यही बन रहा है गगन यादव जी, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी, खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कि मुख्तार को जहर दिया गया कि नहीं? नहीं,
अग्निवीर की चर्चा तो मैं सुन नहीं रहा कहीं, ना अजीत पवार की चर्चा यूपी में सुन रहा। टॉक ऑफ द टाउन तो ये है कि मुख्तार को जहर दिया गया कि नहीं। नहीं गगन जी, उसी में आपका भी भला है, उसी में सपा को भी हिस्सेदारी चाहिए और उसी में काउंटर अटैक भाजपा को भी करना है। गगन जी देखिए आदरणीय अमिताभ जी, ये मैं एक बात आपको बताऊं कि इस देश में जिस विचारधारा की सरकार होती है वो जिन तबकों का प्रतिनिधित्व करती है और जिन तबकों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, शिक्षा में बजट क्या होगा, रोजगार में बजट क्या होगा, माइनॉरिटी के भला के लिए क्या होगा, दलित पिछड़ा को क्या मिलेगा, ये सरकारें तय करती हैं। इसलिए यदि प्रतिनिधित्व के सवाल पे, हिस्सेदारी के सवाल पे वोट मांगा जा रहा है तो मुद्दे उसमें समाहित हैं। इसे गलत कतई आपको नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, ओवैसी जी को लेके बराबर जो नकारात्मक बात आप कर रहे हैं, मैं, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर पटेल साहब को कवर आपने किया है, मैं बहुत छोटा एक कार्यकर्ता हूं अपना दल का, मेरा लेकिन ओवैसी साहब भी एक ऐसे नेता हैं जो संविधान का सवाल, शिक्षा का सवाल, माइनॉरिटी के हितों का सवाल उठाते हैं। आप स्वयं बता रहे हैं कि हमारे अशोक बड़े भाई बैठे हैं, इनको केवल मजबूरी के आधार पे वोट चाहिए, ये कभी सवाल नहीं उठाते हैं। और एक बात ऋचा जी से ये कहना चाहता हूं, आदरणीय बहन से, उन्होंने कहा कि वैचारिकी के आधार पे विपक्ष कोई गठबंधन नहीं करता है। क्या पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ज्यादा विचारधारा संजय निषाद जी ही जानते हैं, या हमारी प्यारी बहन जो 2014 से वहां केंद्रीय मंत्री बनी है वो जानती हैं, या हमारे चाचा जो कभी गाली देके इधर और कभी गाली देके उधर जाते हैं वो जानते हैं? मैं एकदम साफ तौर पे कहना चाहता हूं, हम चाहे जो भी परिणाम हो, अमिताभ अग्निहोत्री जी चाहे जो भी परिणाम हो, लेकिन पीडीएम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा वैचारिक राजनीतिक मोर्चा और विकल्प है। आप तो सहयोग भी नहीं देना चाहते हैं, वैचारिकी आपकी कोई है नहीं। ठीक है ऋचा जी, जाति के आधार पर हमारी वैचारिकी, हमारे पीछे पीडीएम साफ दिख रही है, हमारी वैचारिकी पीडीएम साफ दिख रही है, हमारी वैचारिकी हिस्सेदारी और भागीदारी साफ दिख रही है। हमारी वैचारिकी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे रोक आचार संहिता लागू होने के बाद आदरणीय मोदी जी की गारंटी और उनकी विश्वसनीयता को देखकर और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो विचार के आधार पर संघर्ष करे, जो विचार के आधार पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, शिक्षक भर्ती के सवाल को उठाए और मौसम रिजर्वेशन के सवाल को उठाए, कोई ऐसा विधायक नहीं है जो महिलाओं के दमन के सवाल पे, वंचितों के दमन के सवाल पे लड़ने का काम करे। जाति को लेकर वोट नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगा भी नहीं है। आपसे मैं देखिए, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि ऐसे आप लोगों की क्या मजबूरी है कि आप लोग कहते हैं इस लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में आप कहते हैं कि हमें एक वर्ग का वोट चाहिए और एक विशेष वर्ग का वोट हमें नहीं चाहिए। तो ये तो आप लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, आप संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। बार बार आप लोग संविधान बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उसी संविधान में लिखा हुआ है धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर एक मिनट दोनों लोग, एक मिनट ऋचा आप भी रुको, गगन भाई आप भी रुको एक मिनट। देखो भाई, मैं फिर कह दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को न घसीटो, कुछ संजय निषाद, राजभर, महान दल और दल तमाम हैं, ये लोग रहेंगे राजनीति में। अब इनकी क्या विचारधारा है? सबकी धारा है, विचार कहां है? बुरा ना मानना कोई, धारा ही है, विचार कहां है? अब उनके केशव देव से वो इनोवा भी छिनवा ली थी। अशोक जी आपने बहुत दुखी हुए थे जब हमने ट्वीट कर दिया, अरे बोले भैया बताओ ऐसी बेइज्जती हो गई क्या? आवाज वो फिर गठबंधन कर लिया और कोई हमको बता रहा था कि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ भी आपका गठबंधन होने वाला है। गलत सही मुझे नहीं पता, सुन रहे हैं कि वो भी जनाधिकार पार्टी है। अशोक जी सच्ची बात तो यही है ना मित्र, ये सब बातें टीवी में बोलने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रिलीज में, कि वैचारिक को विचार और धारा है तो खेल। बंद कमरे में किसी ने विचारधारा की बात आज तक की? बोले भाई 3 सीट हम लेंगे, बोले 3 नहीं 2 पे मानो, बोला ना हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। यही होता है ना अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, जो आप बात कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, इनोवा खिंचवा ली है, ऐसी देखिए ऐसी कोई बात नहीं थी। हम आप गलत नहीं, ना केशव देव से आप लोगों ने गाड़ी छिनवा ली थी,
बोले गठबंधन खत्म, गाड़ी क्यों रखोगे? देखिए अमिताभ जी, गाड़ी की बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए वो गाड़ी कोई विचारधारा में आड़े नहीं आती जी। गाड़ी कोई विचारधारा में आड़े नहीं आ सकती। अगर केशव देव मौर्य साहब की विचारधारा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो साथ में हमारे आ रही, इसमें गाड़ी घोड़ा कहाँ से बीच में आ गया? गाड़ी घोड़ा कोई मैटर नहीं करता है, गाड़ी फिर मिल जाएगी उनको, छोड़ ही देते, खत्म होते ही गाड़ी खिंचवा लेते हैं, लेकिन आप गठबंधन खत्म होते ही गाड़ी खिंचवा लेते हैं। गाड़ी घोड़ा कोई मैटर नहीं है, गाड़ी घोड़ा का मैटर नहीं है। हमारी बहन जी क्या यहाँ बैठी है, बहन जी, अरे बहन जी अपने टाइम में बोलिएगा। एक मिनट ऋचा जी, उनकी बात आ जाए, अशोक भाई की बात आ जाए। जी अशोक जी। अरे भाई बहन जी, आपने हमारे कैमरावादी साथी को नहीं बोलने दिया, हमको नहीं बोलने दे रही, क्या है सब? देखिए ऐसा है अमिताभ जी, देखिए गाड़ी कोई माने नहीं रखती, माने रखता है विचारधारा। जो आप कह रहे हैं कि विचारधारा कोई माने नहीं रखता, लेकिन विचारधारा आज भी माने रखता है। और माने ये रखता है केशव देव मौर्य साहब की विचारधारा है कि पिछड़े दलितों और आदिवासियों और अल्पसंख्यकों आदि आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इस विचारधारा से ओतप्रोत होकर क्यों आ रहे हैं? गाड़ी कोई मैटर नहीं करता है। और दूसरी बात, कल अगर उनका मन बदल जाएगा तो फिर पूछेंगे। 10 सेकंड। जी। देखिए हमारी बहन जी कह रही थी ये लोग जाति धर्म की राजनीति करते हैं। अरे बहन जी, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के अलावा कोई राजनीति नहीं करती है। जाति धर्म के अलावा है क्या आपके पास? सिर्फ जाति और धर्म, जाति और धर्म। आप महामहिम की जाति बता देती हैं, आप जो है पीडीपी के साथ गठबंधन कराती हैं। ये स्वार्थ और विचारधारा की बात गठबंधन कैसे पीडीपी से? अच्छा बताइए, आपने पीडीपी से गठबंधन विचारधारा के आधार पे किया था कि स्वार्थ के आधार पे? आप मेरे सवाल का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पीडीपी से गठबंधन राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया था कि विचारधारा से लैस होकर के किया था? जाति, आप हमारे महामहिम की जाति आपने बताया, माननीय मोदी जी अपनी जात बताते घूमते हैं, और जितने मुख्यमंत्री बनाते सबकी जात पहले आ जाती है, गवर्नरों की जात पहले आ जाती है। तो आपके पास ही बहन जी जाति धर्म के अलावा कुछ है नहीं। जाति धर्म, सामाजिक और जातीय नफरत, धार्मिक नफरत, देश में विभाजनकारी नीतियां, ये आपकी यूएसपी है। इस यूएसपी को जिस दिन आप छोड़ देंगे, आप नीचे आ जाएंगे। एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट ऋचा, एक मिनट रुके, सब क्या बात रुके, एक मिनट रुको भाई ऋचा, एक मिनट रुको। जाति की बात आई, मुझे भी कुछ बातें याद आ गई। मेरे दिमाग में यही दोष है, मैं कई बार सोचता हूँ कुछ चीजें ना याद आए तो झंझट, नाराजगी ज्यादा सबकी क्यों मोल लूं। लेकिन परमात्मा ने भी मेरा ऐसा बना दिया है सॉफ्टवेयर। मुलायम सिंह जी ने कहा कि जब अखिलेश जी की सरकार थी, बोले वो हम थे, अशोक जी सुन लो, बोले हम थे, हमने मुसलमान डीजीपी बना के रखा और उससे कहा कि हर थाने में 20-20 मुसलमान सिपाही भर्ती करो। ये सर्वधर्म संभाव था मुलायम सिंह जी का, और उनसे बड़ा नेता था कोई सपा में क्या? नहीं ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। दिल को बहलाने के लिए गाली में ख्याल अच्छा है। उनने तो जैसे अभी ये ओवैसी खेल रहे, ऐसे मुलायम सिंह जी खेले थे। बोले हमने मुसलमान बना के रखा डीजीपी, क्या? और खुली छूट दी भर्ती करो मुसलमान। ये क्या था? इनने तो चलो मंत्री की जात बताई, मुख्यमंत्री की बताई, अपनी बताई, नेता है। अधिकारी की जात, और जो गठबंधन है जिसके नेता है राहुल जी, उनने अशोक जी बांदा में, बुंदेलखंड में बांदा है, वहां गए राहुल जी, पुरानी बात है। उनने सैम पित्रोदा का हाथ पकड़ के उठाया, बोले ये बढ़ई है सैम पित्रोदा। क्या? पित्रोदा के दोस्त भी नहीं जानते थे कि ये बढ़ई है, क्या? क्योंकि वो तो विदेशी आदमी है टोटल, क्या? अभी हाल में राहुल जी ने कहा कि हमारे 2 मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, ये देखो इनकी जात। क्या ये क्या है? इसलिए ऐसा ना कहो, सभी जात में ही खेल खा रहे हो महाराज। अब दुर्गा यादव और बलराम यादव और फलाने भूमियार और फलाने ठाकुर, ये जात के आधार पर तय होता है ना? नहीं, मैं तो भाजपा, सपा, कांग्रेस सबके लिए कह रहा हूं मित्र, चुनाव में जात से परे कोई नहीं।
इसलिए इसको बहुत ज्यादा हाइप नहीं दो। खैर ऋचा जी, मैं फिर मूल सवाल पर लौटता हूं, विषय भटक जाता है बार बार, हिपोक्रेसी आ जाती है उसकी जगह। जाति भारत के चुनाव का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगी, क्या इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं समझना ही चाह रहा था कि मुझे लगता है बीजेपी को वो इलेक्शन कैंपेन सूट करता है जिसमें ओवैसी टाइप का एक फ्रंट खुले, उसके काउंटर में बीजेपी उतनी ही आक्रामक दिखे, तो बाकी सब लोग साइड में हो जाते हैं, फिर किनारे छिटक जाते दूर, फिर बाइपोलर टाइप की चीज हो जाती है। नहीं, अब ओवैसी से टक्कर लेने के लिए अखिलेश यादव को वो ओवैसी जैसा होना पड़ेगा, मतलब उनकी पार्टी को। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि देखिए बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा संगठित संगठन है जी, और उसके सामने परिवार बचाने के लिए स्वार्थ से बने दलों का दलदल है, और ये दलदल मुकाबला नहीं कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरीके से। और जिसकी बात कर रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विचारधारा की बात, क्योंकि विचारधारा तो आपने उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन आपने लोहिया जी के समाजवाद को छोड़ दिया था। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी को पीडीए की जरूरत पड़ गई? कारण है कि समाजवादी पार्टी लोहिया जी की विचारधारा को छोड़ दी, जो रामचरितमानस की बात करते थे, जो रामायण मेले की बात करते थे, और आप रामायण जलवाने की और रामायण की प्रतियां जलवाने वालों को महासचिव बना देते हैं अगले दिन ही। ये बात अलग है कि वो भी आपका ज्यादा दूर तक साथ नहीं देते और उनको आपको छोड़कर चले जाते, क्योंकि आप लगातार आप जनता के भी मतों का अपमान करते हैं, आप लोगों से उनकी जाति पूछते हैं, आप वैचारिकी का भी अपमान करते हैं, समाजवादी वैचारिकी आप कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। आप जो है जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर नफरत फैलाना चाहते हैं, और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपके पास धरातल पर कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए आपने पीडीए का निर्माण कर दिया, और आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। आदरणीय अमिताभ सर, ये खुद कंफ्यूज्ड हैं कि असल में पीडीए है क्या। कभी ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी पिछड़ा दलित आदिवासी बताते हैं, कभी पिछड़ा दलित महिलाएं बताते हैं, क्योंकि ये इस पीडीए में कोई भी नहीं है सिवाय परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सिवा। ये केवल परिवार बचाने की लड़ाई है, और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन वैचारिकी का गठबंधन नहीं है। मैं शुरू से एक ही बात कह रही हूँ। गगन एक मिनट, गगन भाई एक मिनट। जी, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि ओबीसी समुदाय का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप हमारे सारे सांसदों की संख्या में 29% ओबीसी समुदाय से आते हैं। हम जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको जगह देने का काम। ठीक है ऋचा, अभी रुकना होगा, ऋचा रुकना होगा, ऋचा अब रुकना होगा, अब रुकना होगा बाबू। अशोक जी, अरे रुको भाई, अशोक जी एक बात है आखिरी, ये पीडीए की फाइनल परिभाषा बता दो, फिर इसमें तरमीम नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, इसी को मुझे मोहर लगा देंगे, लॉक कर देंगे। पीडीए का फुल फॉर्म बता दो। बात संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का नाम लेके बता ही दो, होगा देखा जाएगा। P फॉर D फॉर पीडीए की जो आपने उसका देखिए, मैं बता रहा हूँ, पीडीए का अभी तक जो आपने फुल फॉर्म सुना है, सारे फुल फॉर्म सही सुना है, उसमें कोई एक फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पीडीए में वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। तो हमारा पीडीए ऐसा नहीं, हमारे पीडीए में सब लोग समाहित हैं, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो, जिन्होंने फिर बोलने लगे आप। एक बार अरे अमिताभ भाई जी इनको चुप कराइए जी प्लीज। देखिए हमारी बहन जी, देखिए सुन लीजिए, हमारे पीडीए में वो पिछड़ा और दलित समाज के आंदोलन को जो भी आगे बढ़ाने काम करेगा, वो सब लोग उसमें समाहित हैं। वो पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आदिवासी भी हैं, सारे लोग हैं। हमारी बहन जी बड़ी बेताब हो रही थी, कर रही थी, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा संगठित वसूली गिरोह है। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना, समय कम, समय अरे रुक जा भाई, एक मिनट ऋचा आप भी रुको, अशोक जी आप भी रुको। सुशील जी एक सवाल आपसे लूंगा, फिर गगन जी से। अखिलेश जी ने मिक्स दाल बना दी थी क्या?
पचरत्न दाल होती ना, बोले जितनी दालें सब डाल दो यार, किसी को कहने को ना हो, बवाल नहीं हो। क्या ओवैसी और पल्लवी पटेल जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेल क्या क्या है? अल्टीमेटली आपको आना तो एम पे ही है, लेकिन पर्दे के साथ आ रहे, तो उन्होंने कहा भाई इनका पर्दा हटा दो, अपन सीधे एम ठोको, पीडीएम। तो उनने दाल, सिंगल दाल बना दी, पेश कर दी। तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम तमाम आइडेंटिटीज के बीच में खुद शामिल, खुद को रखे, और एक तरफ उससे कहा जा रहा है कि भाई देखो ये दुकान केवल तुम्हारे लिए है, इसके ऊपर हमने लिख दिया। उसका मन डोल भी सकता है, नहीं जी सुशील जी? जी अमिताभ जी, देखिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में 19% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, और दूसरा अभी तक चुनावों में जो एक प्रवृत्ति देखी जाती है कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर मतदान करता है। तो यह बात सभी राजनीतिक दलों को प्रभावित करती है, और सभी राजनीतिक दल ये प्रयास करते हैं कि कैसे, और खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी निर्णायक भूमिका में है, तो कैसे एक मुश्त इस प्रकार के वोट हमें मिल पाए। और खासतौर पर जैसा भी आपने चर्चा में बताया कि वास्तविक मुद्दे तो कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं, ऐसे भावनात्मक मुद्दों को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है कि जो मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करें और हमारे गठबंधन को और हमारे दल को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो वैसे प्रवृत्ति तो अमिताभ जी बहुत खतरनाक है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो पार्टियां कुछ भी प्रयास करती हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आई है। और निश्चित रूप से जो ये पीडीए की बात की जा रही थी, अब इसमें नए नए विमर्श भी आ रहे हैं, नई नई बातें भी आ रही हैं, तो यह एक नया मुद्दा निश्चित रूप से बना है, जो निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इससे कहीं न कहीं मतों में विभाजन अवश्य होगा। जी ठीक। गगन यादव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका नवजात गठबंधन है, नया फॉर्मेशन है पीडीएम, ये उत्तर प्रदेश के और खासतौर पर पूर्वांचल, पूरा प्रदेश तो क्या, लेकिन पूर्वांचल में मुस्लिम फैक्टर को और ज्यादा वाइब्रेंट कर देगा, और ज्यादा सक्रिय कर देगा। और आप और अखिलेश यादव की पार्टी में ये होड़ हो जाएगी, चाहे अनचाहे सही, कि ज्यादा प्रो मुस्लिम कौन। मुझे लग रहा है ऐसा कि वो लड़ाई सतह पर मुझे दिखेगी इलाहाबाद से बनारस तक। बाकी तो भाषण ठीक ही ठीक है सबके पास, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। जी आदरणीय अमिताभ जी, हम पीडीएम एक विचार के साथ लाए हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन में, गांव गरीब में जिन सामाजिक समूहों का उनकी सामाजिक पहचान के कारण अधिकतम उत्पीड़न है, उनको नाम को आगे करते हुए उनके सापेक्ष ये गठबंधन हमने बनाया है। हमने किसी को रख के, किसी को हटा के, या एक के नाम पे आधी आबादी को भी, अगड़ा को भी, अन्य को भी भ्रमित किया जाए, ऐसा नहीं है। जिनका उत्पीड़न जिनकी सामाजिक पहचान के कारण है, उस पहचान के सापेक्ष हमने योजना बनाकर आगे बढ़ने का काम किया है। और न केवल चुनाव में, वरन 2022 से डॉक्टर पल्लवी पटेल जब से विधायक बनी है, जिनका सामाजिक पहचान के कारण उत्पीड़न, दमन और अन्याय हुआ है, वो सड़क पर सबसे तेज लड़ने वाली उत्तर प्रदेश की सदन की नेता है। इसलिए जो कार्य में भी जिनके पीडीएम है, विचार में भी पीडीएम है, और गठबंधन में भी पीडीएम है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वैचारिक राजनीतिक विकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, कह दिया, एक लाइन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गंगा जल रखे हुए हैं, जो विचारों की बात करते हैं, जो जातियों के उत्पीड़न को नकारते हैं, ये सामाजिक न्याय के साथ धोखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान रोकर इको गार्डन से वापस गए हैं। लीक, पेपर लीक इन्होंने कराया है। नौजवान वो हर जाति का है, वो हर जाति का नौजवान तैयार है। रुको भाई, आप लोग तो भाई गजब कर देते हो। एक और ओवैसी, पल्लवी पटेल से कोई बहुत फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा होगी ओवैसी की प्रेजेंस से। अभी पल्लवी की भूमिका इतनी है कि ओवैसी को प्रोमिनेंस दे रही है वो, उनके साथ खड़े होकर, बस जो मैं देख रहा हूं। सपा असहज होगी ओवैसी के मूवमेंट से।
पल्लवी बड़ा फाटक जाती तो समाजवादी पार्टी की सेहत पर फर्क नहीं था। कृष्णा पटेल भी चली जाती साथ में, कोई फर्क नहीं, जाओ। लेकिन हलचल तब मची, अशोक भाई मेरी बात से दिल में सहमत होंगे, जब यह पता लगा कि चाचा सीधे तेलंगाना से गाजीपुर है। बोले भैया तुरंत पहुंचो और गुलाब का फूल हाथ में ले पत्ती और तुरंत कब्र पे जाओ, फिर वहां जाओ, डबल डोज दो। ओवैसी कब्र पे नहीं गए थे, वो फाटक में गए थे। अशोक जी, तो आपकी पार्टी ने कहा कि ना हम कब्र पे भी जाएंगे। मेरी अपनी समझ ऐसा कहती है कि चूंकि अयोध्या में मंदिर बना है, एक बड़ा परिवर्तन है भारत के समाज जीवन में, धार्मिक जीवन में। उसका असर कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक है। समाजवादी पार्टी भी कोई बउआ नहीं है, वो भी समझती है उस चीज के ताप को। इसलिए समाजवादी पार्टी सोच रही थी कि बहुत हाइपर मुस्लिम, प्रो मुस्लिम कैंपेन ठीक नहीं होगा, काउंटर हो वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, यानी नुकसानदायक होगा। लेकिन ओवैसी पूर्वांचल में आके सपा को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप प्रो मुस्लिम कैंपेन चलाइए, नहीं तो आप उधर नुकसान हो जाएगा। यह दुविधा बड़ी है। वरना जो पहले दिन ट्वीट किया था अखिलेश जी ने, माइन्यूटली देखिए, उसमें उन्होंने बहुत सधे ढंग से प्ले किया, मुख्तार का नाम ही नहीं दिया कहीं। आखिर 3 दिन में कुछ तो बदला कि आज उनको मुख्तार का नाम लेके कहना पड़ा और जहर तक आ गए। नहीं, अशोक यादव बोल दे बात समझ में आती है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो कुछ बात बड़ी हो जाती है ना फिर तो। ये मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश के लिए एक जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, और रामपुर में देखिए क्या हुआ अशोक जी, ओवैसी की पॉलिटिक्स को समझिए। वो गाजीपुर में खड़े होके मुरादाबाद पर अटैक कर रहे हैं कि मुरादाबाद में आपने 50% मुसलमानों को दरकिनार करके एक हिंदू उम्मीदवार लड़ा दिया और उसकी बेइज्जती अलग की एसटीएसएन की। क्या उनका एसटीएसएन से कोई याराना नहीं है, लेकिन आपको संकट में डालने के लिए उतना पर्याप्त है। और आप मुरादाबाद में आज भी एसटी हसन और रुचि वीरा के कार्यकर्ताओं में आज भी संघर्ष हुआ है जब हम लोग शो कर रहे हैं अशोक जी। क्या? और अभी तक आजम खान ने यह नहीं कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार वापस ले रहे हैं, न बाकी यूनिट ने कहा। कुछ तो चक्कर है, कुछ तो चक्कर है ना भैया। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी मेन अपोजिशन पार्टी की जिला यूनिट अपने आप ये फैसला कर ले कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे? कहीं तो लोचा है। और विचारधारा तो भाई देखो क्या कहो, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रतिनिधि चेहरा आप कह सकते हैं राजभर की पार्टी है। क्या आज वो भाजपा छोड़ दे, आज सपा उनको महामंत्री बना देगी और तुरंत गाड़ी घोड़ा से सम्मानित करेगी? गलत तो नहीं कह रहा अशोक जी? तो विचारधारा का है कि भैया धारा ही धारा है। क्या 22 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी बेहद सम्मानित अतिथि के तौर पर वो लग्जरी बस में लेके नहीं घूम रही थी? इसलिए इसको ऐसा जामा मत पहनाइए कि कोई बहुत दार्शनिक किस्म का चुनाव है और बड़ी पार्टियां दर्श समाज शास्त्र पर लड़ रही हैं। ना ना, सीधा खेल है चुनाव। जाति और धर्म की भी पहचान चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। सोनेलाल पटेल ने पार्टी किस लिए बनाई थी? विश्व क्रांति के लिए तो नहीं बनाई थी। आरंभिक तौर पर कांशीराम जी ने DS4 किस लिए बनाया था?
नाम बहुजन समाज पार्टी था, लेकिन उनका फोकस कहां था? वो तो था ही सर्वजन पे तो था नहीं। अखिलेश जयंत चौधरी की पार्टी, निषाद पार्टी, MY, ये क्या है? सच्ची बात है, सब लोग स्वीकार करो। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सेंटिमेंट्स में कंपटीशन हुआ ओवैसी और सपा के बीच में, तो इलेक्शन चार्ज होगा, उत्तेजक होगा, और उस उत्तेजक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिलेगा। अशोक जी नोट कर लेना, अयोध्या का मंदिर और ये मुद्दा मिला के बड़ा मारक योग बन जाएगा। सुशील जी इस पर अध्ययन करिएगा, बहुत मारक योग बन जाएगा फिर। और ओवैसी की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक है कि जैसा आजम खान बोलते थे, अब तो बोलते ही नहीं, ज्यादा बाहर जेल में ही, वैसा ही उतना ही तीखा ओवैसी भी बोलते हैं। और जैसे आजम खान के बोलने पर ताली बजती थी, वैसे ही ओवैसी के बोलने पर भी ताली बजती है। ये फर्क है, इसको ध्यान रखिए। और उत्तर प्रदेश की चुनाव की राजनीति को यहां से समझना जरूरी होगा। भाजपा को सबसे कंफर्ट जोन इलेक्शन में तभी होता है जब चुनाव में एक तरफ प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स हो, तो उसके काउंटर में मेजॉरिटी एकजुट हो जाए। सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मुझे दिखता है अगर ये प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स का एजेंडा ज्यादा आगे बढ़ा ओवैसी के कारण। धन्यवाद।